हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 के लिए। आज है हमारा डे 27। डे 26 में हमने भारत के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे लाइब्रेरी से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि नेपलिस के बारे में हमने पढ़ा, इला के बारे में पढ़ा, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें प्रमुख एल ए वगैरह हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी ग्रंथालय संघ। पहला टॉपिक है अमेरिकी ग्रंथालय संघ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। तो चलिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या होता है, इस पर हम नज़र डालते हैं। ALA जो है, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। 1876 में ALA की स्थापना की गई। 1800 अमेरिका में, मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारे याद करने वाले फैक्ट्स वाले पॉइंट हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को, जो भी मैं लाइन लिख रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बिल्कुल याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अमेरिका में 1876 ईस्वी में मेलविल ड्यूई के प्रयास से अमेरिका, कनाडा तथा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, के ग्रंथालय अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। एक सम्मेलन हुआ और उसके बाद ALA की स्थापना होती है, ठीक है। ALA की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिकागो में, ठीक है। मुख्यालय शिकागो, तो हिंदी में हम शिकागो बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हुई। मेलविल ड्यूई के साहब के नाम से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। तो अमेरिका में 1876 ईस्वी में मेलविल ड्यूई साहब ने इसके लिए प्रयास किया और क्या हुआ, तो अमेरिका, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों जगह के पुस्तकालय अध्यक्षों के बीच एक सम्मेलन करवाया और फिर वहाँ से निष्कर्ष निकला कि चलो एक ALA संघ की स्थापना की जाए, और वहीं उसी के परिणाम स्वरूप ALA की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिकागो, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अमेरिकी ग्रंथालय संघ का हमारा फर्स्ट पॉइंट था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रथम संस्थापक किसको बनाया गया? प्रथम संस्थापक सचिव मेलविल ड्यूई साहब को बनाया गया, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ग्रंथालय पुस्तकालय संघ है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सबसे, लिख ही लीजिए, सबसे बड़ा विश्व का, ठीक है।
विश्व का सबसे बड़ा व सबसे पुराना ग्रंथालय संघ कौन सा है? ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सबसे पुराना ग्रंथालय संघ है। ओके, अब देखिए इसके सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं। किसी भी संघ का कोई सदस्य होता है तो कैसे व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते हैं या कैसी संस्था इसके सदस्य हो सकती है? तो कोई भी व्यक्ति, एनीवन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ग्रंथालय या संगठन जो ग्रंथालय में रुचि रखता हो, ठीक है, जो ग्रंथालय में रुचि रखता हो यानी कि इंटरेस्ट रखता हो, बिना किसी भौगोलिक सीमा के इसका सदस्य हो सकता है, बिना किसी भौगोलिक सीमा के इसका सदस्य हो सकता है। देखिए इसका क्या मतलब है। प्रथम संस्थापक सचिव तो आप लोगों ने देख लिया कौन है, तो मेलविल ड्यूवी साहब है। ओके, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ग्रंथालय संघ है। अब देखिए कि इसका सदस्य कौन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, एनीवन, मैं, आप, कोई भी XYZ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रंथालय, किसी भी ग्रंथालय को आप उठा लीजिए दुनिया में, कोई भी ग्रंथालय या ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, लेकिन कैसा संगठन? जो ग्रंथालय में रुचि रखता हो, यानी कि अब रैंडम नहीं, जो पुस्तकालय के कामों में रुचि रखता हो बिना किसी भौगोलिक सीमा के। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि अब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन लोग ही बन सकते हैं, या फिर कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर इसको किया है, इसकी स्थापना, मतलब तीनों के अध्यक्ष आए थे तो बस इस 3 कंट्री के हो सकते नहीं। कोई भी भौगोलिक सीमा नहीं है, यानी इंडिया का व्यक्ति भी हो सकता है, पाकिस्तान का व्यक्ति भी हो सकता है, भूटान, म्यांमार, एशियन कोई भी कंट्री, 7 महादेशों में से किसी का भी कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? इसका सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट्स लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो संगठन वगैरह है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे, और नहीं कुछ करते हुए भी उम्मीद है कि लगभग 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्रंथालय संघों में से, तो इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा। मतलब कि जैसा मैंने KVS या DSSB का पैटर्न देखा है या NVS का पैटर्न देखा है, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इस पे। आगे बढ़ते हैं, ALA में ही नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बहुत सारे विभाग हैं, जिसका नाम मैं लिख देती हूँ। बहुत सारे विभाग हैं, जैसे कि बाल ग्रंथालय, संदर्भ सेवा, पुस्तकालय प्रशिक्षण आदि। ठीक है, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी हो गया, रेफरेंस सर्विस हो गया, या फिर प्रशिक्षण, मतलब कि पुस्तकालय प्रशिक्षण हो गया, कि कैसे ट्रेनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी ट्रेनिंग, इस तरह के विभाग हैं। वास्तव में जो विश्व में ग्रंथालय विज्ञान की शुरुआत है ना, वो ALA के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि वास्तविक रूप से उसी ने शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा हेतु सर्वप्रथम विद्यालय
जिसका नाम है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ALA के प्रयास से ही कोलंबिया में सॉरी ALA के प्रयास से ही कोलंबिया में शुरू किया गया था। क्या ढूंढ रहे हैं? बंद, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलंबिया में शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखिए एक इस लाइन में कितने सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। ये एक लाइन है, इसमें देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहला कि अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा हेतु सर्वप्रथम विद्यालय, तो अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान का सर्वप्रथम विद्यालय कौन सा था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। ये किसके प्रयास से शुरू हुआ? तो ALA के प्रयास से शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ? कोलंबिया में शुरू हुआ, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो इस एक लाइन में बन रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स लीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल ऑफ अमेरिका, और वेयर इट वाज सिचुएटेड? इट वाज सिचुएटेड इन कोलंबिया, ओके। ALA was founded in 1876, याद रखिएगा। ALA द्वारा देखिए धीरे धीरे हम लोग कैसे विकास कर रहे हैं। पहले हमने एक लाइब्रेरी संघ की स्थापना की, एक स्कूल की स्थापना की, और अब देखिए हम लोग अभी नेक्स्ट जो लाइन पढ़ेंगे इससे आपको पता चलेगा। ALA द्वारा 1948, 1948 एंड 1953, 1953 में ईस्वी में दो शक्तिशाली स्टेटमेंट को अंगीकार किया गया, यानी कथन को अंगीकार किया, वक्तव्यों यानी कि कथन या स्टेटमेंट को अंगीकार किया गया, यानी स्वीकारा गया, अपनाया गया, अंगीकार किया गया, ठीक है। अब ये कौन से थे दो? ग्रंथालय अधिकारों का विधेयक, ग्रंथालय अधिकारों का विधेयक, एंड सेकेंड वन इज पढ़ने की स्वतंत्रता। देखिए आज के टाइम में हमें ये नहीं लग रहा है ना पढ़ने की स्वतंत्रता क्या चीज़ है, या फिर अभी आप सोचो महिलाओं का वोट देना बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, बट आप उस टाइम का इमेजिन करो कि जब स्वतंत्र, मतलब ये सोचा ही नहीं जाता था कि अच्छा फीमेल को भी वोट डालना चाहिए, ठीक है। तो अभी के प्रोस्पेक्टिव से वो चीज़ें छोटी लगती हैं, जैसे कि काम करने की आज़ादी, ओके, कि फीमेल को काम करना चाहिए, इसकी आज़ादी। तो अभी के प्रोस्पेक्टिव में तो आपको बहुत सारी, जैसे कि 33% रिजर्वेशन है बिहार गवर्नमेंट के अंदर, तो वर्कफोर्स में आपको बहुत सारी लड़कियां दिखेंगी, ठीक है। बहुत ही शानदार पहल है, मैं तो ये कह रही हूँ लड़कियों के लिए खासकर, कि अगर इतना % रिजर्वेशन के बाद भी अगर आप थोड़ी मेहनत कर लो ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा आप सफलता पा सकते हो। मतलब आप ये सोचो ना, एक सिनेरियो कि आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है और तब आप जो मेहनत कर रहे हो उसके तुलना में आपको यहाँ पे कम थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, और बहुत सारे रीज़न हैं इस रिजर्वेशन के, ठीक है। तो ये एक अलग ही टॉपिक है बिल्कुल कि क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज का हमेशा से क्या हुआ, अलग अलग तरह से बंटवारा हुआ लड़के और लड़कियों के बीच, जिसके कारण वो पिछड़ती चली गई, क्योंकि उनके पढ़ने शुरुआत से ही उनके पढ़ने पे वो रिसोर्सेज नहीं खर्च हुए जो लड़कों पे रिसोर्स खर्च किए जा रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रिजर्वेशन का बहुत सारा पॉइंट है, कि चाहे वो जातिगत रिजर्वेशन हो या फिर लड़कियों का रिजर्वेशन हो, वो एक अलग ही मुद्दा है, तो इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं कि मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि लाइब्रेरियन की जॉब एज अ गर्ल बहुत अच्छी है, आपको फील्ड जॉब नहीं करना पड़ रहा है। एज अ फीमेल मैं समझ रही हूँ जॉब में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी जॉब में, लेकिन एज अ फीमेल आप थोड़ा सा फिजिकली
मतलब और घर वगैरह को देखते हुए आपके लिए जो फील्ड जॉब है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो भी अगर आप लोअर लेवल पे फील्ड जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छे पोस्ट पे हो तो डजेंट मैटर, बट अगर आप लोअर लेवल पे कर रहे हो तो शुरुआत में तो आपको पता ठीक लगता है, बट बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। बट लाइब्रेरियन की जॉब बहुत अच्छी है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो ना तो बहुत स्कोप है। और खासकर 33% आपको रिजर्वेशन है बिहार गवर्नमेंट के अंदर। मतलब आप हो सकता है बहुत लोग इसमें शादीशुदा होंगे, उनके पास बहुत सारा एक्सक्यूज़ होगा कि अरे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये एक्सक्यूज़ ना आपके मन बहलाने के लिए, ठीक है। आप, मैं जानती हूँ बहुत बहुत तरह की कठिनाइयाँ हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आपको उसमें करना चाहिए, क्योंकि एक जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है ना बहुत मायने रखती है। कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना तो ये आपके दिमाग में ना एक अलग सुकून देता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों को बस ऐसा शौक के लिए जॉब करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो ये मत सोचो कि हाँ शौकिया है, इस पैसे का हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। आप अपने जॉब को इस तरह से ध्यान में रखो कि मान लो कि आपकी फैमिली है, चाहे भाई बहन हो, 2 बच्चे हो, कोई भी आपकी फैमिली है, तो आपको इतना उस कमाई से ज़रूर करना चाहिए कि आप अपनी फैमिली चला सको, ठीक है। मतलब अपनी फैमिली भले ही आपको नहीं चलाना पड़े, लेकिन आप शौकिया तौर पे कभी कोई चीज़ मत करो। आप में इतनी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि अगर कल होके कभी भी ज़रूरत पड़ी तो आपके बदौलत एक पूरी फैमिली सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, क्योंकि जनरली लड़कियों का जो माइंडसेट होता है ना, उस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है, उस तरह से वो सोसाइटी में पली बड़ी होती है कि हुआ जॉब तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। हाउसवाइफ होना या जॉब नहीं करना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है तो ये सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो किसी पे डिपेंडेंसी से बेटर है कि आप उसके हेल्पर बनो। आप अपने बेटर हाफ के अगर हेल्पिंग बनते हो ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो बस ये सोच के आपको पढ़ना है, दिमाग को सेकंड चॉइस दोगे ना कि होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, तो फिर उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। जैसे लड़कों को करना ही करना होता है जॉब, अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो सोसाइटी में ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, ना सोसाइटी में उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो उन बेचारों पे दबाव होता है कि उनकी आइडेंटिटी पूरी की पूरी ही जॉब से है, तो उनके लिए तो दिक्कत वाली चीज़ है ही। लेकिन साथ में लड़कियों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि आप दूसरे के भरोसे बैठो, इससे बेटर है कि आप अपने लिए कुछ करो। और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन से अच्छी चीज़, एक जॉब से अच्छी चीज़ ना अपने लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे पैसे वाले हो तब आप बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास से अगर आप बिलोंग करते हो ना, तो एजुकेशन बहुत मस्ट चीज़ है जो आपको मतलब आराम से आपके लाइफ को ना अपलिफ्ट कर सकता है। आप देखो, मतलब इन सब चीज़ों को मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अपने डे टू डे लाइफ में ना फील करते होंगे। हम लोग कहाँ थे, ग्रंथालय अधिकारों का विधेयक। सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया इन सब बातों पे, मैं मोस्टली करना नहीं चाहती हूँ इस तरह की बातें, बट कभी कभी लगता है कि शायद मेरी कोई एक बात आपको समझ में आए, आपके दिल पे लग जाए और उसी बहाने आप कुछ चीज़ करो। ग्रंथालय अधिकारों का विधेयक, और जो अगला है वो है पढ़ने की स्वतंत्रता। हाँ, तो हम ये बात शुरू हुई थी पढ़ने की स्वतंत्रता से। तो पढ़ने की स्वतंत्रता यानी कि सबके पास राइट हो, फ्रीडम हो, किस चीज़ का, तो पढ़ने का। तो क्या हुआ, एएलए द्वारा 1948 और 1953 में 2 शक्तिशाली स्टेटमेंट को स्वीकृत किया गया। तो पहला था ग्रंथालय अधिकारों का विधेयक कि ग्रंथालय का क्या क्या अधिकार है, उसका एक्ट, और पढ़ने की स्वतंत्रता कि सबको पढ़ने की स्वतंत्रता मिले वो। इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप लोग फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं, एएलए में ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए ज़्यादा फैक्ट्स हैं इसमें। अब मैंने जैसे आईएलए वगैरह में, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वगैरह में आपको पब्लिकेशन के बारे में बताया था कि वो क्या क्या प्रकाशित करती है। इसमें भी पब्लिकेशन है, प्रकाशन है। तो ये इसका प्रकाशन क्या क्या है वो देखिए। अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन जो फर्स्ट है इसका, अमेरिकन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन जो है किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपको अगर याद रहेगा तो आप लिख सकते हो सीधा एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है।
तो इसके लिए क्या है, चीज़ों को छांटने के लिए भी चीज़ों को याद करना ज़रूरी है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। सेकेंड है ALA अवार्ड, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील्स, एंड नोटेबल सील्स। थर्ड है ALA ईयरबुक, ALA ईयरबुक। नेक्स्ट वन इज ALA हैंडबुक ऑफ, जिसमें ALA वो तो आप समझ ही जाओगे नाम से ही, दिक्कत उसमें है जिसमें नाम नहीं लगा हुआ। मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नाम नहीं लगा होता, ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो, बच्चे पे थोड़ा सा दबाव पड़े। कितने लोगों के साथ ये होता है कि कभी कभी कोई आंसर दिया होता है और हमें लगता है, जैसे कि मान लो मेरे साथ ये मोस्टली होता है कि ALA ईयरबुक या ALA हैंडबुक दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं ऑप्शन देख के सोचती हूँ और इतना आसान तो नहीं दिया होगा कि ALA नाम दिया है और साथ में ALA ही ऑप्शन, और इस चक्कर में मैं हमेशा गलत करके आती हूँ। तो कभी कभी चीज़ें बहुत सिंपल होती है, हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, उसको याद रखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर और डायरेक्टरी, सेमी कॉलन लगा के और डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी बताया था ना, जिसमें डेटा होता है सारे लोगों का, उनका पोस्ट, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस वगैरह, तो वही है ये ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर डायरेक्टरी, और ये क्या एनुअल प्रकाशित होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अमेरिकन लाइब्रेरीज, अमेरिकन लाइब्रेरीज, ये कैसे प्रकाशित होता है, तो मंथली। नेक्स्ट वन इज ALA स्टोर, ALA स्टोर, मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नाम सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, 7 नंबर से मैं यहाँ लिख रही हूँ। ALA स्टोर हो गया था। वॉशिंगटन न्यूज़ लेटर, वॉशिंगटन न्यूज़ लेटर। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मुझे वो वाली रील याद आ रही है, टेक्नोलॉजिया वाली, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये सब क्या हो गया, हमारे प्रकाशन हो गए जो पब्लिश हो रहे हैं हमारे ALA के थ्रू। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील्स, ALA ईयरबुक, ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर और डायरेक्टरी, अमेरिकन लाइब्रेरीज, ALA स्टोर। नेक्स्ट वन इज वॉशिंगटन न्यूज़ लेटर, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन पर, LA पर, ठीक है। ये हो गया हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एंड नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरी एसोसिएशन LA। मैं एक ऑनलाइन पोर्टल अभी मैंने सर्च करते करते देखा था, जिसमें ना वो डेली का आपको वो दे रहे हैं MCQ क्वेश्चंस, वो बना के उसमें अपलोड करें। आई थिंक वो इंग्लिश में है या हिंदी में, मुझे थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। अगर होगा तो मैं टैग कर दूंगी या तो आज के वीडियो में या कल के वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन। तो वो अच्छा है, मुझे सही लगा था वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रंथालय संघ, ग्रंथालय संघ, लाइब्रेरी एसोसिएशन। अभी हमने ALA पढ़ा था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एंड दिस इज लाइब्रेरी एसोसिएशन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
जितना उद्देश्य ALA का था, जो भी, उसी को पूरा करने, उसको ये भी पूरा करने के लिए बनाया गया था, यानी कि मोटिव जो था दोनों का सेम ही था। और ग्रेट ब्रिटेन में भी 1877, वो याद रखिएगा, 1876 में ALA था और 1877 में हमारा क्या है, LA है, लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो लंदन में था वो बाद में बना, जो अमेरिका में था वो पहले बना। ग्रेट ब्रिटेन में भी 1877 ईस्वी में सम्मेलन आयोजित हुआ और उसके पश्चात LA की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, 1877 याद रखिएगा और लंदन याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। सन 2002 ईस्वी में, सन 2002 ईस्वी में LA तथा IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर CLIP, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स संस्था का गठन किया गया। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए आ जाएगा कि CLIP का पहले तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल सब लोग जान ही रहे होंगे कि जो उस विषय में कार्य कर रहे हैं उनको प्रोफेशनल्स बोला जाता है। जैसे कि आई एम लाइब्रेरी प्रोफेशनल आफ्टर दिस वैकेंसी, और उसमें ज्वाइन करने के बाद आप लोग भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 2002 ईस्वी में कब हुई CLIP की स्थापना? यहाँ से देखिए क्वेश्चन बना, CLIP की स्थापना 2002 ईस्वी, किस दो संस्था को मिलाकर? लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर CLIP संस्था का गठन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट्स लीजिए। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को। बहुत फेमस नाम है, सबने सुना होगा, कभी ना कभी पढ़ा भी होगा इसके बारे में, आए दिन पेपर में भी आपको दिखता होगा यूनेस्को। तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो यूनेस्को का पार्ट है वो हम देखते हैं। यूनेस्को, पहले तो इसका फुल फॉर्म ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को। चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही स्पष्ट है कि ये किस किस फील्ड में काम कर रहा है। यूनेस्को किस किस फील्ड में काम कर रहा है? एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक। शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या कर रहा है? यूनेस्को काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और कल्चरल। तो हमारा लाइब्रेरी भी तो एजुकेशनल में है ना, तो वो यूनेस्को के में उसका क्या काम है वो देखिए, कैसे यूनेस्को इसको सपोर्ट करता है। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ही पार्ट है, अभिकरण है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण। ठीक है,
यूनेस्को है। इसका क्या किया गया, स्थापना, इसकी स्थापना 1946 में, 1946 ईस्वी में यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा के अंतर्गत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया। ठीक है, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना हुई। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1946। ठीक है, अब इसका काम क्या क्या है, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका काम क्या क्या है। यूनेस्को का कैसे काम करता है ये लाइब्रेरी के फील्ड में, इस पे हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। बहुत सारे फील्ड में ये काम करता है, लेकिन चूंकि हम लोग लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसके वनिस्पत देखेंगे। इनके द्वारा, यानी कि यूनेस्को के द्वारा, इनके द्वारा पुस्तकालयों खासकर सार्वजनिक पुस्तकालयों, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास यानी कि डेवलपमेंट, पुनरुत्थान आदि क्षेत्र में कई कार्य किए गए हैं। ठीक है, आदि क्षेत्र में कार्य, रत लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे ये प्रोग्राम संचालित करते हैं, जैसे कि जिसका नाम है यूनिसिस्ट GIP, नाम याद रखिएगा, के माध्यम से पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित अनेकों कार्य किए गए हैं। पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित यूनिसिस्ट GIP का संबंध किससे है, यूनेस्को से है। पुस्तकालय सेवा के क्षेत्र में से संबंधित कई कार्य किए गए हैं। ठीक है, कई कार्य किए गए हैं। मेनली क्या है यूनेस्को का काम, तो सार्वजनिक पुस्तकालय के डेवलपमेंट में, उसके पुनरुत्थान में, यानी कि उसको आगे बढ़ाने में क्षेत्र में कार्य किया जाता है। यूनिसिस्ट और GIP के माध्यम से पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित कई कार्य किए गए हैं। यूनिसिस्ट GIP के माध्यम से इसने काम किया है। स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको डेली ना 2-3 संस्था ही पढ़ा रही हूँ, ताकि एक साथ में अगर ज़्यादा बताऊँगी तो वो दिमाग में जाके मिक्स हो जाएगा सबका डेटा एक साथ। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि कम कम करके आपको, फिर भी कम करने के बाद भी ये 44 to 45 मिनट्स का हो ही जाता है लेक्चर, बट फिर भी मैं उसको थोड़ा कम करके बताती हूँ। इसको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, रिवाइज़ करते रहिएगा। कि जैसे आज मैंने यूनेस्को पढ़ाया, तो यूनेस्को तो आपने पढ़ा ही, साथ में जाके आपने ILA भी पढ़ा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी पढ़ा, जो पहले पढ़ाया हुआ है। इवन उससे पहले का भी, जो अगर मैंने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन पढ़ाया एकदम शुरुआती में, तो उसको भी आपने जाके देखा। ठीक है, तो ये करते रहना है। यूनेस्को के दो विभाग, सूचना विभाग, जो 2 विभाग का नाम अब लिख रही हूं मैं, सूचना विभाग, तथा प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन। बता चुकी हूँ मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से, 2-3 क्लास लिया था मैंने। प्रलेखन विभाग, जिसके द्वारा इन गतिविधियों को, अभी जो मैंने लिखा था यूनिसिस्ट PGI उसके बारे में, इन गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है, का संचालन किया जाता है।
को मिलाकर, यानी कि दोनों को मर्ज करके को मिलाकर, ये दोनों विभाग सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 ईस्वी में नए विभाग का गठन किया गया। इन दोनों को मर्ज करके 1976 ईस्वी में, याद रखिएगा 1976 ईस्वी में नए विभाग का गठन किया और उसका क्या नाम था? नए विभाग का गठन, जिसे PGI जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कहते हैं। क्या हुआ? यूनेस्को के दो विभाग, सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को क्या किया गया? 1976 ईस्वी में मर्ज किया गया और इससे एक नए विभाग का गठन हुआ, जिसको हम लोग अभी यूनिसिस्ट PGI जो हमने पढ़ा था, तो उससे क्या हुआ? PGI का गठन हुआ नए विभाग का, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। ओके, महत्वपूर्ण विभाग है ये, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा IFLA के साथ मिलकर सार्वजनिक, यानी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए गाइडलाइन, पुस्तकालय सेवा के लिए गाइडलाइन जारी किया गया, जिसको हम लोग मील का पत्थर मानते हैं। तो यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के गाइडलाइन किसके द्वारा मिलकर बनाया गया था? तो यूनेस्को और IFLA के द्वारा, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के गाइडलाइन जारी किए गए कि कैसे वर्क करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें जारी किए गए, जो पुस्तकालय विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। गाइडलाइन जारी किया गया। यूनिसिस्ट कार्यक्रम, यूनिसिस्ट कार्यक्रम, अब ये क्या है देखिए। यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट, जिसे वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, को सन 1973 में लागू किया गया या लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना तक सभी देशों की पहुंच सुनिश्चित करना था, ठीक है, सुनिश्चित करना था। अब देखिए क्या है यूनिसिस्ट। पहले तो IFLA के साथ मिलकर सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का गाइडलाइन जारी किया गया, और यूनिसिस्ट जो है वो एक यूनेस्को का कार्यक्रम है, जिसको हम वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम भी कहते हैं, को 1973 में लॉन्च किया गया। और ये क्यों किया गया? तो इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक तथा तकनीकी, यानी कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, मतलब सूचना है, इंफॉर्मेशन है,
उस तक सभी देशों की पहुंच हो, इसको सुनिश्चित करना। कि अब देखिए क्या होगा ना कि एक तरह से एक डेटा डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। डेटा डिवाइड को हम कह सकते हैं कि अब जिनके पास सूचना का तंत्र बहुत रिसर्च पे खर्च कर रहे हैं जो देश पैसा, जैसे अमेरिका वगैरह, चाइना वगैरह, जो R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उनके पास तो सूचना के सारे स्रोत रहेंगे, बहुत आगे रहेंगे। लेकिन जिन देशों के पास इतना ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, उनके पास एक्सेस ही नहीं रहेगा। तो ये प्रोग्राम किया गया यूनेस्को की तरफ से, लॉन्च किया गया यूनिसिस्ट, ताकि सभी देश के पास वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना का क्या हो, पहुंच हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विकास के क्रम में पीछे ना रह जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिसिस्ट आपने देख लिया। PGI जो भी हमने पढ़ा ऊपर, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। PGI सामान्य सूचना कार्यक्रम, इसको हम हिंदी में सामान्य सूचना कार्यक्रम भी बोलते हैं। क्या था? यूनेस्को द्वारा सूचना सेवाओं के प्रसार हेतु, कि सूचना सेवा का प्रसार हो, बहुत हर जगह पे वो पहुंचे, सूचना सेवाओं के प्रसार हेतु एक और प्रयास को PGI के रूप में देखा जा सकता है। PGI कार्यक्रम के रूप में देखा जा सकता है। सन 1976 ईस्वी में PGI कार्यक्रम की शुरुआत यूनिसिस्ट को मिलाकर किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इस PGI कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्रलेखन, सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को मर्ज करके बनाया गया था PGI, आपको याद होगा। तो इसका उद्देश्य था प्रलेखन, पुस्तकालय व अभिलेखागार, जहाँ पे रिकॉर्ड्स रहते हैं उसको हम लोग अभिलेखागार बोलते हैं। रिकॉर्ड्स को जहाँ पे रखा जाता है, अभिलेखागार के विकास को सहयोग करना था। ठीक है, विकास को सहयोग करना था। ठीक है, तो देखिए यूनेस्को द्वारा पहले तो यूनिसिस्ट लॉन्च होता है, फिर क्या होता है, PGI सामान्य सूचना कार्यक्रम लॉन्च होता है 1976 में। और ये सूचना विभाग, पहले हमने देखा था पहले पैराग्राफ में कि सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को मर्ज करके बनाया गया और एक नए का गठन किया गया जिसको PGI बोला गया। और उसका उद्देश्य क्या है? तो प्रलेखन, पुस्तकालय व अभिलेखागार के विकास को सहयोग करना, इन सब के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को, लाइब्रेरीज को, रिकॉर्ड्स रूम को के विकास में, डेवलपमेंट में सहयोग करना है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए फटाफट से आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो जारी किया था यूनेस्को ने, उस पर यूनेस्को द्वारा, ये यूनेस्को के ही अंतर्गत है ये वाला भी पैराग्राफ। यूनेस्को द्वारा ये बहुत फेमस है, लाइब्रेरी साइंस की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम था। लिखिएगा, यूनेस्को ने अपने सार्वजनिक, याद रखिएगा नाम, सार्वजनिक
पुस्तकालय घोषणा पत्र, जिसको हम इंग्लिश भी इसका याद रखिएगा, घोषणा पत्र, जिसको कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, ठीक है। मैनिफेस्टो को सन 1994 1994 ईस्वी में अंगीकार किया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये, सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। और इसको कब अंगीकार किया, किसके द्वारा दिया गया, तो यूनेस्को के द्वारा दिया गया। कब? 1994 में, याद रखिएगा। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये घोषणा पत्र बना, ओके। और नया छवि दिया इसने पब्लिक लाइब्रेरी को, विस्तृत कार्यक्षेत्र फिर प्रदान किया। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य, आपको पता है ना यूएन के सदस्य बनते हैं कंट्रीज जो हैं, यूनेस्को के सदस्य बनते हैं, हमारा इंडिया भी सदस्य है। यूनेस्को ने के द्वारा अपने सदस्य यानी जो मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देशों में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना और सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास को सहयोग किया है, ठीक है। और इसी के क्रम में 1951 ईस्वी में दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, यूनेस्को की मदद से दिल्ली का जो पब्लिक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? 1951, याद रखिएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय, हम लोग को लगता है कि मुझे खुदाबख्श लाइब्रेरी के बारे में ना आप लोग थोड़ा सा जानिएगा, पढ़िएगा। पटना, मुझे लगता है पटना से रिलेटेड लाइब्रेरी है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1951 ईस्वी में कि कब वो गठन हुआ उसका, किसके द्वारा किया गया, थोड़ा सा देखिएगा, नहीं तो बाद बाकी हम बता ही देंगे। 1951 ईस्वी में पुस्तकालय की स्थापना, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 में अंगीकार किया गया। यूनेस्को द्वारा क्या किया जाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना और सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास हेतु जो उसके सदस्य देश होते हैं, मेंबर कंट्रीज होते हैं, जैसे इंडिया भी उसका मेंबर कंट्रीज है, को सहयोग दिया जाता है। और उसी क्रम में इंडिया में जो है दिल्ली में 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है, ठीक है। किसके सहयोग से होती है? यूनेस्को के सहयोग से होती है, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट्स लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। अब इसके पब्लिकेशन कौन कौन से हैं जो हम हर ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में थोड़ा सा देखते हैं। पब्लिकेशन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसका, हर क्षेत्र में इसका पब्लिकेशन है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के जगत में इस रिलेटेड पब्लिकेशन क्या है वो हमको देखना है, ठीक है। पब्लिकेशंस, फर्स्ट है इन्फॉर्मेटिक्स, सेकंड है यूनिस्टिस्ट न्यूज़लेटर। आई थिंक मैंने हर जगह ना यूनिसिस्ट लिखा है, आप जहाँ जहाँ मैंने यूनिसिस्ट लिखवाया है ना, मैंने गौर नहीं किया इस बात पे। IST है ये, उसको आप हर जगह पे ये कर लीजिएगा। मैंने शायद गलती से हर जगह यूनिसिस्ट लिखा है, बट ये UNISIST, ये तो यूनिसिस्ट ही लग रहा है, यूनिसिस्ट शायद यही लिखा होगा, देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर
मुझे ना इस नाम में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसका सही नाम क्या है, थोड़ा आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, यूनिसिस्ट। और जो सही है उसको कमेंट में डाल दीजिएगा कि ये सही है या फिर कुछ और नाम है इसका। गूगल कर लीजिएगा और कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि और भी लोगों का क्लियर हो जाए। ट्रांसटेट्योनियम, ट्रांसटेट्योनियम। ये प्रोनाउंशिएट करते टाइम में मुझे हैरी पॉटर के स्पेल्स याद आ रहे हैं। ट्रांसटेट्योनियम। नेक्स्ट वन इज यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, ये इसके कुछ प्रकाशन थे जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड थे। इस वाले को आपको चेक करना है और सही मिले तो उसको कमेंट में पिन कर देना है। ओके, तो ये इसके प्रकाशन थे। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट, आज जो हमने 3 पढ़ा, ALA, LA एंड यूनेस्को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे रिलेटेड सारी डेटा को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। और अगर आज की कक्षा से या फिर पहले किसी भी कक्षा से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आंसर करने का ट्राई करूँगी। किसी एक ने कमेंट किया था कि दी रील के थ्रू भी पढ़ाई, ये रील के थ्रू नहीं पढ़ाई हो पाएगी, वो स्क्रॉल करके ही आप, वो पता नहीं कब आपके फीड में आएगा और कब वो स्क्रॉल होके चला जाएगा। रील से पढ़ाई नहीं हो पाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। वो अगर होगी भी तो इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं होगी, क्योंकि वो एक जगह पे आपको इकट्ठी नहीं मिलेगी चीज़ें। तो बेटर है कि ये जो क्लासेस है ना, इन्हीं को आप अच्छे से करिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हमें लगता है कि हम रील डेली देख रहे हैं तो वो दिमाग में जाएगी, बट आपको बहुत रील याद नहीं रहती है कभी भी, वो ऐसे आती है, हमारा ब्रेन जो इसको फ्लैश कर देता है, बिल्कुल फ्लश कर देता है। तो क्लास करिए पूरी की पूरी और अच्छे से पढ़िए, कॉपी पे नोट डाउन करिए, ठीक है। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आए तो उसको फिर से दोबारा, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा उसको रिपीट करके देखिए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही हो कहीं पे भी तो कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।